नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी, आपको भी, सब दर्शकों को भी और बधाई हो। जी सर, आपको और सभी देशवासियों को बहुत बधाई क्योंकि देशवासियों को संतुष्टि नहीं थी और फाइनली आज रात दिवाली और दिन बड़ा सेलिब्रेशन हर एक भारतीय सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत जी, बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। सर शहबाज़ शरीफ ने जो ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपनी आर्मी को एक खुली छूट दी है, इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा इस स्ट्राइक के बाद जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने की है? अंबर जी, जिस देश में प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ स्टाफ के ऑफिस में उसको मिलने जाता हो, वो जब ये बोले कि मैंने अपने चीफ आर्मी स्टाफ को पूरी छूट दे दी है, तो इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है। ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को छूट दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को चलाती है। कितना सीरियस है। ऐसा चक्रव्यूह बुना आसिफ मुनीर ने कि वो एक जिहादी जनरल बन के उसने जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की और पहलगाम इंसिडेंट से जस्ट पहले करने की कोशिश की, फिर बड़े सारे एविडेंस सामने हैं कि चाइना के कहने पे किया। उसने सोचा नहीं था कि इस तरीके की रिटेलिएशन आएगी। रिटेलिएशन आएगी उसको पता था, क्योंकि ये सरकार पहले 2 बार रिटेलिएट कर चुकी है। रिटेलिएशन पाकिस्तान को पता था, पर उनकी उम्मीद ये थी कि रिटेलिएशन पीओजे के अंदर हो, 2-4 कोई कस्बे टोन पे मार-मुर के भारत निकल जाएगा, हम भी यहाँ से हवा में छोड़ के कि पहाड़ियों में मार के निकल जाएँगे। ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की जो सबसे सेंसिटिव ज़ोन है पंजाब, उसका सदर्न मोस्ट एरिया है बावलपुर और उसका नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है सियालकोट। इन सियालकोट और बावलपुर के बीच में 4 फौजी ठिकाने, 4 सिविलियन टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स और जो कैंप्स जो उन्होंने ठोके हैं, वो उससे ज़्यादा कहते हैं ना, थप्पड़ की गूंज पाकिस्तान आर्मी को कभी पड़ी नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा इस गेम को खेला है और इस गेम को सिर्फ एक बार पहले पलटा गया था 65 में, जब इन्होंने घुसपैठिए यहाँ पीओजेके में घुसाए, पीओजेके से हमारे जम्मू कश्मीर में घुसाए, तो शास्त्री जी ने आर्मी की एडवाइस पे बोला लाहौर में घुस जाओ। उससे पहले और उससे बाद कभी भी भारतीय सेना ने पीओजेके का कॉन्फ्लिक्ट को पीओजेके को बाहर लेके जाने की कोशिश नहीं की, बिकॉज लीडरशिप नहीं चाहती थी। 99 में भी यही था, उन्होंने कहा पीओजेके में भी जाना नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करनी। इस बार क्या है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अब जब मुरीदके की बात करते हैं, जहाँ एलटीटी का हेडक्वार्टर है, वो कहने को लाहौर के से 37 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आप एक्चुअल गूगल मैप पे भी देखेंगे, अर्थ में भी देखेंगे, तो एक्सपेंशन होते होते ऑलमोस्ट टच करते हैं एक दूसरे को। तो आप ये समझिए कि लाहौर जैसी सिटी जो पंजाब का दिल है, उस पे अटैक हुआ है। समझ लो कोई हमारे यहाँ पे गाजियाबाद में, फरीदाबाद में अटैक कर दे, इतना पास है मुरीदके उनके पावर सेंटर से। तो ये जो मुसीबत उसने खड़ी कर ली, अब फंस वो ये रहा कि उसकी कैपेबिलिटी हमने देख ली कि हमने उनको ठोका, और आपने वीडियो दिखाया आज सुबह, वीडियो अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें क्या देखा है कि 3 टारगेट्स पे, जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स थी, पहले एक पे गोला गिरा, फिर दूसरे पे गोला गिरा, फिर तीसरे पे गोला गिरा। तो तसल्ली के साथ हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे ड्रोन्स और हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल से मिलके मारा है, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाया। उल्टा उनकी एक मिसाइल जो राजस्थान में गिरी है, वो फटी नहीं है, जो कि चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है। उसका इंटैक्ट गिरना हमारे लिए एक ट्रॉफी के कारण है, बिकॉज़ अब उस मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमें भी पता चलेगी और अमेरिकन्स को भी पता चलेगी। तो अब वो इतनी बुरी तरह से फँस चुका है कि एक तरफ उसको बलोची मार रहे हैं, बलोच मार रहे हैं, बलोची तो लैंग्वेज होती है, ऊपर से पठान मार रहे हैं, इधर काफिर की फौज मारनी शुरू हो गई, तो फंस गया बीच में। अब औकात उसकी सिर्फ इतनी है, अगर हमारे साथ शांति बनाए के रखता, तो शायद वो बलोचों को मार-मार के, बिकॉज़ बड़े कम है, 10-12% है, 4% ऑफिशियल है, 10-12% है, तो मेल्स मार रखे हैं उनके उन्होंने काफ़ी। शायद बलोच को कंट्रोल कंट्रोल कर पाता, शायद पठानों से थोड़ा लड़ लेता। अब तो अब उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो लाहौर की गलियों में जो वर्दी में दिखेगा, वहाँ की पब्लिक मारेगी, क्योंकि जब ऊपर से पानी बंद, फसल खत्म, बिजली के मौसम में डैम में पानी नहीं तो बिजली नहीं बनेगी, नीचे से ब्लॉकेड अगर लग गया और तेल आना बंद हो गया, तो अगर आप बताओ, अगर आप उस देश के निवासी हो, तो आप अपनी सरकार से ये तो उम्मीद करते हो ना कि आप इतना तुम्हारा करोगे, रोटी कपड़ा मकान तो दोगे। जब वो ना जी। दे पाए, तो शहबाज शरीफ को मारे ना मारे, सबको पता, वो तो कठपुतली है। पाकिस्तान फौजियों को थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाएगा। अब ये फंस गया, इसको भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। रिटेलिएट करने के बाद जो मुझे 100% गारंटी करेगा, और मैं चाहता हूँ ये करे, क्योंकि ये जो चल रहा है ना इतने दिनों से, कभी जितना हमने मारा है, इससे क्या टेररिज्म खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। लेट्स बी ऑनेस्ट। हमने उनके एब्सोल्युटली, हेडक्वार्टर तोड़ मुंह पे तमाचे मारे हैं, बट टेररिज्म नहीं खत्म होगा। टेररिज्म आइडियोलॉजी है ना। हमने उसके एब्सोल्युटली। रूट को मारना है, तो हमें पाकिस्तान आर्मी को डिसमेंबर करना पड़ेगा, इनको तोड़ तोड़ के तार तार करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पर्सनली चाहता हूँ, और हम राष्ट्रवादियों को प्रे करना चाहिए कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी करे, हमारे ऊपर अटैक करे। आज हमने 9 पे ठोका है, तो मेरी मान के चलिए, अगर पाकिस्तान ऐसे कुछ करता है, हिमाकत, तो 9 इंटू 10 90 जगह पे अटैक होगा, जो कि मिलिट्री टारगेट्स होंगे। बिकॉज़ जब पाकिस्तान अब अटैक करेगा, वो किस पे करेगा? हमने तो उनके टेरर कैंप्स पे किया, हमारे यहाँ तो टेरर कैंप है नहीं। वो करेगा हमारे मिलिट्री के ऊपर, फिर सिविलियन के ऊपर करेगा तो भी मरेगा। 26 मारे थे, तो कितने मरवा लिए आज। और अगर इसने सिविलियन टारगेट या मिलिट्री टारगेट के ऊपर मारा, तो इसकी मिलिट्री को थप्पड़ पड़ेगा, और तब जाके हम कहेंगे, जब वो ट्रिपल हो जाएगी मिलिट्री,
मिलिट्री के क्रिपल होते ही दो चीज़ें होंगी, जिहाद की फैक्ट्री, मैं ये नहीं कहूँगा टोटली खत्म हो जाएगी, बहुत बुरी तरह से सेटबैक होगा और बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान बन जाएगा, बिकॉज फिर इनकी फौज में लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये फंस गया आसिम मुनीर। मैंने किसी बंदे के कर्मा को इतनी जल्दी फल देते हुए कभी नहीं देखा। ये भी एक पाकिस्तान ये टले थे कि अपने आप को कल्ट बनाएंगे, लेकिन जनाजा निकल गया आसिम मुनीर का। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे में जबकि उनको पता था कि पहलगाम के बाद भारत कुछ बड़ा कदम करने वाला है, उसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर और उसके बाद फिर फेक सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा के 5 राफेल गिरा दिए और ये हो गया, वो हो गया, वो प्रोपेगेंडा भी बर्स्ट हो जाता है। अब उसके बाद शहबाज शरीफ का ये बयान, और सर आपने कहा कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी करे। अगर पाकिस्तान ये बेवकूफ़ी करता है, तो सर हमारी कौन-कौन से सीमा पर क्या-क्या सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? हम कितने तैयार हैं पाकिस्तान की इस बेवकूफ़ी के लिए? हम तैयार हैं। एक बेवकूफ़ पड़ोसी से जब लड़ाई होनी होती है तो हमें हर उस चीज़ को कवर करते हैं जहाँ वो रिएक्ट कर सके। तो आज उसको थ्रू एयर थप्पड़ पड़ा है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? एयर का जवाब एयर से दे, उसकी मिसाइल्स में वो कैपेबिलिटी नहीं है, उसके जहाज़ों में वो कैपेबिलिटी नहीं है। चाइनीज़ जहाज़ हैं वो वैसे गिरते रहते हैं। अभी मोबिलाइजेशन के दौरान पे 2 उनके पहले गिर गए थे। आज लाहौर का एक वीडियो है जहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं टर्मिनल में, वो यंग लड़का बोल रहा है कि 4 जहाज़ गए थे, 2 ही वापस आए हैं। बिकॉज़ वहाँ पे सारे जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान के, जैसे हमारे जम्मू में भी है, कश्मीर श्रीनगर में भी है, ये डिफेंस एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पे आर्मी और सिविल फ्लाइट्स इकट्ठी चलती हैं। तो लोग बैठे होंगे लॉबी में, दिख रहा है सामने 2-4 फ्लाइट टेक ऑफ किए। अब फाइटर क्या होता है कि फाइटर्स निकलते हैं तो फिर वो वापस भी आते हैं। 200, 300, 400 किलोमीटर मैक्स रेंज होता है इनका। लेकिन उनको जब स्पीड को अगर आप उनको टाइम से कैलकुलेट करोगे, आधे पौने घंटे में उनको वापस आना पड़ता है रिफ्यूल करने के लिए। बिकॉज़ 400 तो वो 400 किलोमीटर तो 30 मिनट्स में पूरे कर जाते हैं, 800-900 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो उन्होंने जब 4 जाते हुए देखे, 2 उतरते हुए देखे, मतलब 2 हो गए। लेकिन हम लोग, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, ऐसे वाले वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए। दुश्मन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करना हो सकता है कीजिए। हमारा इन्होंने जो 5-5 का सुबह रट लगानी शुरू की, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ देशवासियों को, पहली बात तो ये झूठ है, क्योंकि हिंदू ने पब्लिश किया पेपर ने, फिर उनको डिलीट करना पड़ गया, उनके ऊपर एफआईआर भी लग गई। राजदीप सरदेसाई है जो हमारे कबाल है, सबको पता है। तो जो पाकिस्तान बोल रहा है, चाइना बोल रहा है और कुछ अल जज़ीरा बोल रहा है, वो हमारे अंदर वाले भी बोल रहे थे, धीरे-धीरे करके अंदर वाले डर के मारे अभी उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया। तो आप ये देखिए कि अगर 5 हमारे गिर गए, हमारे किसी जहाज़ में लैंड क्रॉस ही नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। 100 किलोमीटर जो सबसे दूर टारगेट था भागलपुर में, उसको हमारा राफेल यहीं से अपने अंदर से ही मिसाइल दाग के एक्यूरेटली उनको मार सकता है। अगर हमने उनकी तरफ गए ही नहीं तो हमें मारा किसने? अगर हम ये ज़ूम करें कि वहाँ से उनकी मिसाइल्स आई और हमारे यहाँ पे हिट कर गई, और उसमें ये भी मैं मान लूँ कि ओके कोई पुराना मिग, क्योंकि हमारे मिग आपको पता है वैसे गिरते रहते हैं, 50-60 साल पुराने हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको मारने, कोई क्रैश कर गया हो टेक ऑफ करते हुए। तो भी मैं देशवासियों को ये बोलना चाहता हूँ कि जंग जब होती है, देश पे जब आती है, तो ये नुकसान होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि हमारे 5 गिरे, उनके 4 गिरे। मैटर ये करता है कि दोनों देशों, 2 लड़ाइयाँ, जो 2 पार्टी लड़ाई में 2 देश लड़ रहे हैं, उसमें से नुकसान सहने की क्षमता किसके पास है? कौन ये डैमेजेस को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा बिना हिले? आपने यूक्रेन और रशिया में देखा, रशिया का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रशिया के पास वो हिम्मत थी कि एब्ज़ॉर्ब कर गया। तो पहली बात, 5 जेट्स की खबर झूठी है। उल्टा उनके 2 जेट्स गिरने की खबर हमारे पास जो आ रही है, अभी हम इसलिए इसको कमिट नहीं करते कि स्पेकुलेट करना ठीक नहीं रहता। और मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, कितने जहाज गिरे ये भी इमैटेरियल है, कितने टेररिस्ट मरे वो भी इमैटेरियल है। ये नेशनल विल है, विल पावर इंडिया ने एक्सर्ट की और उनके घर के अंदर घुस के मारा है। इसके बदले में वो हमारे इधर घुसने की कोशिश करेंगे और फिर उनको एक बार थप्पड़ मारा जाएगा, और उससे जो हशर होगा पाकिस्तान का, हमें उस पे कॉन्संट्रेट करना चाहिए। ये देखो, ये कैजुअलिटीज़, ये लड़ना, ये बलिदान देना, ये किसी भी जंग में होता है। कोई भी देश, यूएस जैसी एयरफोर्स के पिछले 1 हफ्ते में 2 एफ सीरीज़ के जहाज गिर चुके हैं। तो हालाँकि हमारे 5 नहीं गिरे, हमारा राफेल कोई नहीं गिरा, ऐसा कुछ कोई खबर नहीं है। अगर गिर भी जाएँ कल को, खुदा ना खास्ता, तो उसको इतना बड़ा हवा नहीं बनाया। ये चीज़ें इसलिए बनी हैं, लड़ने-मरने के लिए बनी हैं, उसकी परवाह ना करें आप। अपना हौसला ऊँचा रखें, मैं देशवासियों को ये बोलना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली, ये देखिए कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, आप मोदी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा और ये दुश्मन देश से जंग की बात है। ऐसे में आप अपनी बायसेस अपने अंदर संभाल के रखें, इसको बाद में किसी पॉलिटिकल रैली में या फिर किसी और चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से ये एस्केलेशन हो रहा है और पाकिस्तान के साथ में चाइना, इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट का ये दावा है कि इस पूरी पहलगाम की स्क्रिप्ट के पीछे चाइना ही का पूरा निर्देशन रहा। अब चाइना अगर पाकिस्तान के साथ में मिलकर कोई भारत पे दबाव बनाता है, तो क्या हम सर दोनों मोर्चों पे लड़ाई के लिए तैयार हैं? पहली बात है कि चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है, जो हमें 2001 में रियलाइज़ हो गया था। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने ये बोला था और सारी अपोज़िशन उनके पीछे पड़ गई थी। लेकिन भारतीय सेना ने उसको समझा, और तब से जो आपने, अगर आप फ़ॉलो करती हैं आर्मी के ऑर्गनाइज़ेशंस और जो नई-नई जी। कोर्स बनी पिछले 5-6 सालों में, तो हमारी एक ऐसी प्रोफ़ाइल अब बन चुकी है कि हम दोनों को इकट्ठा निपट सकते हैं। बट पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइना बीच में लड़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी शायद 2 या 3% से ज़्यादा नहीं है। वो कैसे लड़ेगा, कैसे बीच में आएगा?
उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है चाइना की, टेक्निकली वो बहुत सुपीरियर है, वो यूएसए से भी पंगा लेते हैं, हम सबको पता है। तो वो हमारी इंटेलिजेंस पाकिस्तान को देगा, शेयर करेगा। और इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस अगर वो समझनी है तो आपको 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा, जब अमेरिका ने यूक्रेन जो व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ने किया था, उसके बाद 3-4 दिन के लिए इनकी इंटेलिजेंस इनपुट्स रोक दी थी और वो घुटने पे आ गया था। बिकॉज़ और उन्हीं 3 दिनों में क्या हुआ था, जो ये घुसे हुए थे यूक्रेनियन रशियन टेरिटरी में, उसमें वहाँ से उठा के सारे के सारे रशियन उठा के बाहर फेंका उनको। तो इंटेलिजेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा, आप आज के एक्शन में देखिए, पिन पॉइंट बिल्डिंग, उसको स्पॉट करना, उसको रजिस्टर करना, फिर उस पे स्ट्राइक करना। ये सब पॉसिबल तब हुआ जब हमें पता था कि ये बिल्डिंग है। तो वो जो इंटेलिजेंस हमने गैदर की, वो इंटेलिजेंस का लेवल पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन उसमें चाइना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दैट इज़ वन। सेकंडली, कुछ मिसाइल्स उसने दी हैं पाकिस्तान को, वो खिलौने वाली बात है। 250 किलोमीटर की एयर टू एयर, मतलब आप 250 किलोमीटर से दूर से एक्यूरेटली हिट कर सकते हो। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स है पीएल सीरीज। लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है चाइना, वो रिड्यूस्ड रेंज करता है। वो 250 नहीं है, अबाउट 170 किलोमीटर उसका रेंज है। लेकिन पाकिस्तान को जो जहाज दिए हैं उसने, उसकी रडार का रेंज 80 किलोमीटर है। तो वो रडार जिसमें उस मिसाइल को कंट्रोल करना है, 80 किलोमीटर के बाद क्या होगा? वही होगा जो राजस्थान में गिरी हुई मिसाइल देखी, वो पत्थर बन के गिर जाएगी। तो चाइनीज़ जो हैं, वो किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ते, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, दूसरों की छोड़ो। पर एक जो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा अंदेशा है, 2, एक तो ये हो गया इंटेलिजेंस, दूसरा है कि जो चाइनीज़ एसेट्स हैं हमारे पॉलिटिक्स में, जिसमें कांग्रेस ने एमओयू साइन कर रखा है उनके साथ, जुडिशरी में, जर्नलिज्म में, और इंटेलेक्चुअल्स में काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं चाइना के साथ। अगर आपने कुछ बड़े-बड़े फेमस एनालिस्ट को पिछले दिनों में सुना होगा, उन्होंने एब्सोल्युटली बोल सर। दिया था कि हम लड़ ही नहीं सकते। एक ने कहा कि एयर एयर वॉर तो एयर अटैक तो पाकिस्तान पे इंडिया कर ही नहीं सकता, बिकॉज़ उसी टाइम चाइना आ जाएगा ऊपर से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और थर्ड जो उसकी मुझे एप्रीहेंशन है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है, वो है साइबर अटैक्स। हमारे ऊपर चाइना साइबर अटैक करेगा। तो और इसके अलावा मैं चाइनीज़ पीएलए को लद्दाख में या अरुणाचल में हमारे देश में घुस के पंगा लेने का लेस देन 5% चांस है। हाँ, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद हमारा चाइनीज़ के साथ कुछ हो जाए, बात अलग है। पाकिस्तान के लिए चाइना नहीं लड़ेगा, फिज़िकली नहीं लड़ेगा। ये ओके। ऑलमोस्ट रूल्ड आउट। फिलहाल मतलब चाइना ऐसा खुलकर पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला नहीं करेगा, ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन सर स्टेटमेंट खुद देगा, यूएन में गंद मचाएगा, हाँ, वो तो हमेशा ही पीएलए। कर मतलब वो तो वैसे भी करता है विदाउट एनी वॉर आल्सो। या अब सर सवाल ये है कि पाकिस्तान जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, जितने भी ये 9 टेरर कैंप्स पे जिस पे भारत ने हमला किया और उनको लेकर के भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया। सिविलियंस जो डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह सवेरे, उसमें उन्होंने यही सारी चीज़ें बोली, बच्चों के नाम, 3 साल का बच्चा, 5 साल की माँ, बेटी है, ये सारा। जो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, भारत इनको किस तरह से इंटरनेशनल जो भी फोरम्स हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या डिप्लोमेसी अपना सकता है ताकि दुनिया को सच दिखा सके? अंबर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, भारत उस स्टेज के आगे निकल चुका है जिसमें उसको दुनिया की परवाह होती थी। अगर आज परवाह है, तो ये ऑफ कोर्स अमेरिका की परवाह है, पर वन टू वन रिलेशनशिप ट्रंप का और हमारे मोदी साहब का इतना सही है कि वो निपट जाएगा। दूसरा है पुतिन साहब। और दुनिया के अगर आज कोई मुझे पूछे कि 2 सबसे समझदार और मैच्योर पॉलिटिशियन कौन है, तो मैं अपने प्रधानमंत्री और रशिया के प्रेसिडेंट का नाम लूँगा। दोनों बहुत ही मैच्योर, अनप्रेडिक्टेबल। तो तीसरे बंदे की हमें किसी की परवाह नहीं है। किसकी परवाह करें? यूके की, जिनका प्राइम मिनिस्टर एक अब क्या कर रहा है आपको पता ही है। फ्रांस, जिसको ये नहीं पता कि सरकार किसकी है। जर्मनी, जिसकी इंडस्ट्री ठप हो गई। अब तो कोई बचा ही नहीं ना। एक तो ये खुद बर्बाद हो गए और दूसरा हम ऊपर चले गए। तो और हमें 3 लोगों से मतलब पड़ता है, अमेरिका है, रशिया है और चाइना। चाइना इसमें हमारे अपोजिट खड़ा है, तो भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने देख लिया अंबर, वही लोग जिन्हों खुद अपने पे अटैक होने के बाद वो कुछ नहीं देखते, कौन औरत, कौन मर्द, कौन बच्चा, कुछ नहीं देखते। वो हमें बोल रहे हैं रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन। तो भारत क्या कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें पिछले 1 हफ्ते का जनरल अपना मिस्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर साहब के अगर हम स्टेटमेंट्स और उनकी डिबेट्स देख लें पिछले 1 हफ्ते में, तो हमें क्लियरली दिखता है कि वी डोंट केयर एंड एक्चुअली वी शुड केयर। सो भाड़ में जाए, जिसको मर्ज़ी लेके जाए। बिल्कुल सर, ये बात तो है कि फिलहाल ये बात तो दुनिया भी समझती है कि जैसे ही सर ये पुलवामा वाला मामला आया और भारत ने और प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाब दिया जाएगा जो भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान का तो फिर नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की दाढ़ी में तिनका हो गया था। उसके बाद से किसी ने भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाया भारत के ऊपर और क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हम भारत को डिक्टेट नहीं कर सकते। सर अब सवाल ये है कि जो भविष्य में पाकिस्तान जैसा जो खतरा है क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि इट इज़ एन आइडियोलॉजी हम किसी आतंकी ठिकानों पर हमला करके उनको नायस्त-नाबूद करके हम इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इस खतरे से निपटने के लिए हमें भारतीय सेना में और नीति में किन बदलावों को लाने की आवश्यकता है? क्या आपको ज़रूरी लगता है कि अभी और हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? एक तो भारतीय सेना से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी नेशनल थिंकिंग, जिसमें हमें सच को सच बोलना चाहिए अंबर। एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट पूरे वर्ल्ड को स्वीप कर रही है, स्पेशली टर्की से लेके यहाँ तक।
उससे पैदा होने वाली प्रॉब्लम को हमें उसको वही नाम देना चाहिए कि जिहाद हो रहा है और हमने उसको वैसे ही निपटना है। हम क्या करते हैं कि हम मलाई मक्खन और उसको शहद लगा के उसको कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कभी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बोल के हम सच में पर्दा डालते हैं। उससे 2 नुकसान होते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं ना, उनका हौसला बढ़ता है, यार ये कुछ नहीं करना। और दूसरे जो सफ़र कर रहे हैं, देखिए आपका बम फटता है मार्केट में, तो वो क्या पूछता है कि मरने वाला हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, सबको चिप देता है वो। तो हम विक्टिम होते हैं, तो हमारा ट्रस्ट हटना शुरू होता है सरकार के ऊपर से। तो पहले एज़ अ नेशन वी शुड कॉल स्पेड अ स्पेड। अगर किसी ने गलती की, किसी ने जैसे वो मिशनरी को जलाया था उड़ीसा में, तो भाई जलाया था, एक हिंदू ने जलाया, रीज़न अपना है, गोडसे ने मारा, गांधी को मारा। उसको अगर आप लपेटना शुरू करोगे, तो फिर आप कहाँ तक जाओगे? और फिर लपेटना भी क्या लगता है देखने में, ब्लंटली स्पीकिंग लगता है कि एक कम्युनिटी के लिए ज़्यादा प्यार आ रहा है, बाकी इससे देश में ना एक इंस्टेबिलिटी सी आती है। आर्मी जो कर रही है, आई थिंक हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो आपका मूड क्वेश्चन जो शायद वर्ड मेरे को समझ आते हैं, वो ये है कि अगर हम अभी पाकिस्तान को पीट रहे हैं, तो क्या इससे जिहाद खत्म होगा? जिहाद खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कल को अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जाएँ, बलोचों के साथ हमारा हिस्टोरिकल कनेक्ट है और अपना बलूचिस्तान चाहते हैं। उनके पास इतनी ज़मीन है कि उनके पास बंदे नहीं है। पश्तूनों के साथ भी हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टैक्ट है। इस सब कॉन्टिनेंट का पार्ट तो नहीं है अफ़गानिस्तान, लेकिन अफ़गानिस्तान को आप सब कॉन्टिनेंट का पार्ट इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी टाइम पे काबुल शाही, दिल्ली से लेके काबुल तक एक ही परिवार राज करता था, जिसको हिंदू शाही भी कहते हैं, काबुल शाही भी कहते हैं। तो हमारा कनेक्ट है। तो इस पूरे ड्रामे में एक देश है जिसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी अरब बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बोला भाई हाँ, हम पठान हैं, हम ऐसे ही थे, ऐसे हैं, हम मुसलमान हैं, दैट्स ऑल राइट, बट हम हिस्टोरिकली पठान। और यही बात बलोच करते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि आज भी कोई बलोच या कोई पठान अपनी भारत के खिलाफ करवाना चाह रहा है, लेकिन आईएसआई के हाथ में पड़ के, शिकंजे में फंस के हमने पठानों को कश्मीर में आते हुए देखा पहले, अब नहीं आ रहे। तो जब टूटेगा, तो जो एक बैरियर जो हमें चाहिए, जो हवा आ रही है सीरिया से करती करती ईरान को अमेरिका ने छोड़ना नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसको तोड़ेगा वो। तो जब कोई देश टूटता है ना, तो फिर इंस्टेबिलिटी फैलती है। तो उसके बीच में बड़ा अच्छा बैरियर एक बनता है, जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मिलकर बनाएंगे। सिंध वाले जो हैं वो वैसे भी वो वॉरियर कम्युनिटी नहीं है, चाहे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो लड़ने वड़ने में वो धंधे बंदा करते हैं अपने। उनको अगर मिल जाती है अपनी, तो बचता है पंजाब। अब जो पंजाब पाकिस्तान का बचेगा, उसके उसका उसने जो आइडियोलॉजी, जो हम आइडियोलॉजी कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मैटर करती है, वो है पैसा। चाहे आपने टेररिज्म करना है, चाहे आपने काउंटर टेररिज्म करना है, दोनों बिना पैसे के नहीं होते। तो अगर आप ये इमेजिन कीजिए कि वो पंजाब जिसका पानी पीओजे जो कि हमारा हिस्सा बनेगा, उसमें से आ रहा है, कुछ पानी केपीके से आ रहा है जो कि पश्तूनिस्तान बनेगा, वो उसकी जो वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो रही है, उसके पास क्या इतने साधन, इतना पैसा, इतनी मोटिवेशन और पावर होगी कि वो हमें तंग कर सके। तो पाकिस्तान का टूटना, और टूटने के साथ-साथ बलूचिस्तान और अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान उनके साथ मिल जाता है, जैसे भी बनाते हैं, बिकॉज़ पश्तून्स एज़ यू नो ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ हैं। ऊपर-ऊपर जैसे आप जाएँगे तो उनकी और उनके रेशियल प्रोफाइल चेंज होता है। तो इनको स्टेबल स्टेबल करना, अगर ये चाहें तो इनको हम अपनी आर्मी की प्रोटेक्शन दे सकते हैं और इन पूरे इलाके को अपना प्रोटेक्टेड बना लें, तो जाके जिहाद का जो कीड़ा काटा हुआ है लोगों को, ये कुछ 15, 20, 25 सालों के लिए स्टेबल हो जाएगा। गारंटी ये भी नहीं है उसके बाद क्या होगा पता नहीं। लेकिन आने वाले नेक्स्ट जनरेशन सेफली निकल जाएगी। इसलिए पाकिस्तान का टूटना बहुत ज़रूरी है और मैं बैठ के प्रे कर रहा हूँ कि पाकिस्तान गुस्ताखी करे और फिर ऊपर वाला इंसाफ करे, तो फिर उसके बाद हम आराम से जिएँगे। नहीं तो ये जीने नहीं देंगे, टू बी ऑनेस्ट। पाकिस्तान में तो खैर अलग ही झूठ चल रहा है। जो पाकिस्तान आर्मी ने आईएसआई ने जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी उसी में लगे पड़ेंगे, नहीं हमने ये कर दिया, आर्मी ने ये कर दिया और वो सारी चीज़ें। लेकिन सर एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट के एसेट्स हैं, उनको भी निशाना बनाया, सिविलियंस को के ऊपर शेलिंग की है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इंडियन आर्मी ने किसी भी सिविलियन के ठिकानों को या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। ऐसे में वो खुलकर उनके जनाज़ों में, नमाज़े जनाज़ा में शामिल हो रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी और इनफैक्ट जैश और इन सब से ही पाकिस्तान आर्मी की रिक्रूटमेंट भी होती है। तो बिना वर्दी और वर्दी वाले एक ही हैं सब। तो ये ड्रामा किस बात का रहता है ग्लोबली कि हम आतंक के खिलाफ हैं? और तलहा सईद, हाफ़िज़ सईद का बेटा भी यूएनएससी जिस दिन ये यूएनएससी पहुँचे उसी दिन वो ये उसका वीडियो वायरल होता है लाहौर में। वो कहता है कि अगर मोदी ने कुछ भी किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर सकते हैं ये सर? अच्छा, ये जो आप यूएन का कह रहे हैं ना, तो क्या आप जैसे जानती होंगी हमारे जेएनके में एक यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, जिसको हुँ, बोलते हैं यूएनएमओजीआईपी। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इनका काम है कि 71 का जो हमने फिक्स की थी लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको उसकी वायलेशन ना हो, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर का वायलेट करना बहुत बड़ा मायना होता है, जैसे रशिया ने किया। जी। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल को बिल्कुल ही ना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ही ज़ीरो करने, उसको सैंक्टिटी मेंटेन करने के यूएन उनका एक ऑफिस पुंछ में है। तो आज सुबह से पुंछ के अंदर कोई 10 सिविलियन मारे जा चुके हैं। पुंछ एक टाउन है जो बाउल है, तो उसके 2 तरफ
2 या ढाई तरफ 2 किलोमीटर जा रहा था पाकिस्तान, और वो पहाड़ियों के ऊपर बैठा हुआ है नीचे पुंछ। तो वर्स्ट पार्ट क्या है कि जब पुंछ के अंदर तो कई जगह उसको नज़र नहीं आती, और पता है पुंछ है तो आर्टिलरी गोली पहाड़ से आते हैं ऊपर से। जब वहाँ से कोई सिविल कैजुअलिटी लेके निकलता है जम्मू के लिए, बिकॉज़ नियरेस्ट अच्छी फैसिलिटी जम्मू में है, पुंछ है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो वो जो रोड का एक स्ट्रेच है, पुंछ से कभी आप जाएँगी तो जैसे निकलते हैं ब्रिज से, तो वो पूरा पाकिस्तान की नज़र में है सामने। तो वो उन एम्बुलेंसेज़ को मार रहा है जो एम्बुलेंसेज़ पेशेंट्स को लेके, जिनको लग गई है उनको लेके जम्मू जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो घटिया हरकत कर रहा है ये तो उसमें यूएन वालों को भी लगी है। यूएन का वहाँ पे डिटैचमेंट है एक। इनफैक्ट कल जब मैं वापस आ रहा था कानपुर से, तो मेरी ही फ्लाइट में यूएन का एक ऑफिशियल यूनिफ़ॉर्म में था। उनका मेन हेडक्वार्टर ऑफिस जो श्रीनगर में है। लेकिन क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा और यूएन की गाड़ी आई हुई थी, तो नेचुरली वो पुंछ का होगा, बिकॉज़ जम्मू से पुंछ बाय रोड गया होगा। तो ये है। तो ये जो तल्ला कुछ बोले या उसका फादर अब हाफिज़ सईद बोले, अगर आपको इनकी साइकोलॉजी समझनी है तो आपको 71 वॉर का फुटेज देखिए, कैसे चीखता था नियाज़ी, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेट इंडियंस कम, आई एम वेटिंग, सिगरेट पीते हुए, सिगार पीते हुए वो बीबीसी के इंटरव्यू देता था। और जब थप्पड़ पड़ने शुरू हुए, तो 6:1 के रेशियो के बावजूद सब पैंटी कुछ की होने के सबकी। बावजूद उन्होंने इकट्ठा करके पैंटें उतार दी। तो ये इनको जो करते हैं ना, हमारे मोदी साहब को भी बोले, कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा भाई मैं बदल लूँगा, दैट्स इट, वही सर, अपनी देसी में कहावत है ना कि तोता चला बाजेगा ना। बस और वही जो है, करते हैं वो गरजते नहीं है। वो बिल्कुल। सर, लेकिन सर, जो कल ये बड़ी खबर घूम रही थी कि मिलिट्री ड्रिल होगी और सिविल डिफेंस के साथ पूरे देश में, लेकिन उसके पहले ही सरप्राइज रात को मिल गया मिडनाइट। अब सर सवाल ये है कि जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, एस्केलेशन हो रहा है, तो ऐसे में किस तरह से देशवासियों को अलर्ट रख सकती है सरकार, ताकि बहुत अग्रेसिव भी ना दिखे, लोग परेशान भी ना हो और लोग अलर्ट भी रहें, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, खासतौर से जी, बॉर्डरिंग स्टेट्स में। तो मॉक ड्रिल करनी चाहिए आज एज़ प्लान्ड, बिकॉज़ ये कहानी खत्म नहीं हुई है। और मुझे तो ये लगता है कि अभी तक जो हुआ है ये सिर्फ़ शुरुआत है। जैसे मैंने कहा ये ज़रूरी है कि इसको हम अंजाम तक पहुँचाएँ, तो मॉक ड्रिल ज़रूरी है। अ, 60s की कोल्ड वॉर एरा के टाइम की ड्रिल है ये, जिसका आज रेलेवेंस एक्चुअली है नहीं। क्योंकि उस ज़माने में क्या था, लाइट पीछे से स्विच ऑफ कर देते थे, तो पूरा शहर अंधेरे में होता था। आजकल हर घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो लोगों को, और मुझे खुद नहीं पता कि इन्वर्टर की लाइट कैसे ऑफ करनी है। तो वो चेंज हो गई ये चीज़ें, बट ये क्यों करवाया जाता है कि लोगों की सोच अलाइन करने के लिए कि हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं। किसी को सोते हुए बंदे को उठाओ और बोलो लड़ाई लगी पागल हो जाएगा, लेकिन अगर उसने मेंटली तैयार किया है, तो उससे पैनिक नहीं होता। जब लोगों को पता कि ऐसा हो रहा है, तो फिर ये भी बताया जाएगा कि भाई आप फालतू में 2-2 महीने का राशन मत खरीदो, अपना जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है, हम बताएँगे आपको, उस दिन आप जाना मार्केट से, बिकॉज़ जब ज़्यादा सामान उठाओगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी देश में। जो स्टॉकिंग आर्मी को करनी है, उनको महँगा राशन खरीदना पड़ेगा मार्केट से। तो जो चल रहा है उसको चलने दो, बट हाँ, तैयार रहो, बी अवेयर कि एक खतरा है। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जिसको बड़ा डर लग रहा है दिल्ली कलकत्ता में बैठ के, तो हम लोगों से बात करें। हमारा बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हम बैठे हैं। सुबह दूध भी टाइम से आया, अखबार भी टाइम से आई, सब कुछ नॉर्मल चला। जहाज ऊपर उड़ रहे थे, तो कुछ नहीं होता। वो ऊपर वाले ने लिखा हमारा जितना जीना हम लोगों ने। और मैं बताऊँ ऐसे ऐसी जगह पे ना, अंबर, आप थोड़े से अनसेफ हो, हम सेफ हैं। हमारे ऊपर पाकिस्तान न्यूक्लियर, जम्मू में न्यूक्लियर करके क्या करेगा? वो सीधा करेगा। दिल्ली आएगा सर। दिल्ली, बॉम्बे, जामनगर, आप लोगों को ज़्यादा खतरा है। तो बॉर्डर वालों को खुश होना चाहिए, क्योंकि फ़ौज उनके अंदर आने नहीं देगी हमारी फ़ौज। इतनी हिम्मत पाकिस्तान में है नहीं। थोड़े 2-4 गोले गिरेंगे, वो मैनेज कर लेंगे। जो बड़ा गोला आना है, वो आप हमारे ऊपर नहीं आना, तो हम बड़े खुश हैं, हम तो कहते हैं। और मुझे सर, पता है उससे वैसे बात ही होगी तो आपके ऊपर नहीं। सोशल मीडिया वाले दिल दहला दे रहे हैं कि दिल्ली पे मिसाइल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। सोशल अब मीडिया में एक अलग ही पैनिक चल रहा है। क्या लेकिन करें? जैसे कि आपने कहा कि हमारी सेनाएँ सक्षम हैं, बॉर्डर हो या फिर हमारा जो डिफेंस, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, आप पूरी तरह से हम तैयार हैं पाकिस्तान के किसी भी खतरे से निपटने के लिए, और पाकिस्तान इस तरह की कोई भी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि अंजाम जी, उसका आज जो हुआ है उससे कई हज़ार गुना बदतर हो सकता है। सर, एब्सोल्यूटली। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएँ।